वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम्हारा आज के इस नए दिन में विकास विकास बैच। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस हमारे न्यू डे में, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अकोमोडेशन बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन माने अकोमोडेशन इज बेल्जियम, मतलब बेल्जियम की सिचुएशन। अब हम लोग ने समझ ली श्रीलंका की सिचुएशन, जिसमें हमने समझ लिया मेजोरिटी इन श्रीलंका। हमने उसमें समझा कि श्रीलंका में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और एंड में जाकर के सिविल वॉर कंडक्ट हुई। ठीक है, वहां पे क्या क्या चीजें हुई, किस तरह से सिंहाला और श्रीलंका इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, दोनों कम्युनिटी के बीच में, तमिल्स के बीच में एंड सिंहाला के बीच में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, टेंशन क्रिएट होने लग गई, किस तरह से तमिल्स को डाउनग्रेड किया जाने लग गया सिंहाला की तरफ से, एंड इसका आखिर में अंजाम क्या हुआ। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख लिया। अगर तुमने कल की क्लास कल देखी होगी, जाके फटाफट से चेकआउट कर पाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट तीनों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे डे 6 को। डे 5 खत्म हो चुका है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हम लोग समझ में आ गए बेल्जियम की सिचुएशन। तुम लोग को एक मोटा मोटी और भी बता दूं तो भाई देखो, श्रीलंका में हमने देखा किस तरीके से ना सिंहालास तमिल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनसे पार्शियलिटी कर रहे थे। और इस वजह से ना तमिल्स ने ये मांग रखी कि हमें अपना खुद का ओन स्टेट बनाना है, हमें अपनी खुद की एक पहचान रखनी है, हमें अपना तमिल इलम बनाना है। तमिल इलम मतलब स्टेट, हमें अपना खुद का स्टेट चाहिए। तमिल ने ये मांग रखी थी और ये मांग डिनाई हुई। उसकी वजह से आखिर में जाकर के सिविल वॉर कंडक्ट हुई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में सिविल वॉर हुई। इस सिचुएशन में हमने ये देखा कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्शियल है। एक कम्युनिटी जिसका नाम सिंहाला है, सिंहाला कम्युनिटी की तरफ पूरी तरीके से पार्शियल है। और कंट्री में रह रही दूसरी कम्युनिटी जिसका नाम है तमिल कम्युनिटी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। और उस वजह से क्या हुआ, ये गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से, ये पावर के शेयर ना करने की वजह से सिविल वॉर कंडक्ट हुई और टेंशन क्रिएट हुई दोनों कम्युनिटीज के बीच में। लेकिन वहीं पे बेल्जियम, जहां पे डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी यहाँ करती थी, इस सेम सिचुएशन उनके साथ भी तो हो सकती थी। ये सेम सिचुएशन उस कंट्री में भी तो हो सकती थी। जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, उस तरीके से दो कम्युनिटीज तो बेल्जियम में भी थी, डच और फ्रेंच। उनके बीच में भी तो टेंशन क्रिएट हो सकती थी, ये वॉर हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का एकमात्र रीजन है गवर्नमेंट। जो मेजर है, जो चीजें गवर्नमेंट ने करी ना, जिस तरीके से पावर को शेयर करा गया, ये इस वजह से। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा। चलो, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। जो हमने कहा, जो गवर्नमेंट थी, बेल्जियम गवर्नमेंट थी, उन्होंने अलग रास्ता चूज करा। उन्होंने ये नहीं चूज करा कि भाई यहाँ पे सिंहाला और श्रीलंका तमिल्स के बीच में लड़ाई करवाई जा रही है, हम भी करवाएंगे भाई, हम भी डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई करवाएंगे। नहीं, ये उन्होंने नहीं कर किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने रिस्पेक्ट करा, उन्होंने डच एंड फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज की रिस्पेक्ट करी, उनके कल्चर्स की रिस्पेक्ट करी। और 1970 और 1933 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस लेकर आए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे चेंजेस लेकर आए, जिस वजह से जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो रुक गया और डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी भाईचारा से रहने लग गई। वो क्या 4 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे जो बेल्जियन गवर्नमेंट ने किए, ये हम पढ़ने वाले हैं। कब किए? 1970s एंड 1933 के बीच में। इसके बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस करे, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स चेंजेस करे उन्होंने, दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो हाल श्रीलंका का हुआ, वो सेम हाल बेल्जियम का नहीं हुआ। जो हाल श्रीलंका में हुआ, जो सिंहालास और तमिल्स के बीच में हुआ, वो सेम सिचुएशन यहाँ पर इन बेल्जियम में डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन था यही वो 4 चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में करे गए। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। उन्होंने जो
सिचुएशन है, जो चेंजेस उन्होंने करे कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो कानून उन्होंने लागू करा, वो बहुत ही यूनिक था, इनोवेटिव था, जो आज तक किसी ने नहीं करा। मतलब कि उस टाइम पे, ये बात है 1993 एंड 1970s की, उस टाइम पे ऐसा कुछ किसी कंट्री ने नहीं करा। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। देखो, ये वो कुछ चेंजेस हैं जो किए गए। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब जो जो चीजें श्रीलंका ने नहीं करी, वो सारी चीजें बेल्जियम ने करी। जो सारी चीजें श्रीलंका में नहीं हुई, वो सारी की सारी चीजें बेल्जियम में हुई। अब श्रीलंका ने अपनी गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट कौन सी थी? सिंधाला की गवर्नमेंट थी। श्रीलंका में सिंधाला गवर्नमेंट थी। उन्होंने सभी के सभी सिंधालास को भाव दिया, पार्शलिटी करी उन्होंने तमिल्स के साथ, है ना? उनकी गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो सारे के सारे सिंधाला था, कोई भी तमिल नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हुई। बेल्जियम ने कहा कि गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी, उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच कम्युनिटी के लोग और इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी के लोग रहेंगे, ताकि पार्शलिटी किसी के साथ ना हो। समझ में आया? सम स्पेशल लॉज रिक्वायर the support of the majority of the members from each linguistic groups. Thus, no single community can make decisions unilaterally. मतलब कि अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो चीजें हुई, जिस वजह से दोनों डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों को एक साथ एक गवर्नमेंट लाना है, पर अगर एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उसमें डच बोलने वाले लोग भी होंगे एंड फ्रेंच कम्युनिटी के लोग भी होंगे। इस वजह से क्या हुआ? कोई भी अगर डिसीजन पास करना है, कोई भी रूल या कोई भी लॉ अगर पास करना है, तो किसी एक सिंगल कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर जो है दबाव नहीं होगा कि उन्हें ही सब पास करना है। मतलब क्या काम है? मतलब ये कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि अगर एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच बोलने वाले और इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रहेंगे। डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स भी होंगे। इस वजह से अब जो भी डिसीजन है, जो भी यहाँ पे रूल्स या लॉ पास किया जाएगा, उसमें डच बोलने वाले लोग एंड फ्रेंच कम्युनिटी के मिनिस्टर्स, इन दोनों का सहमति भी होगी। ठीक है? मतलब कि एक सिंगल कम्युनिटी कैन नॉट मेक द डिसीजंस कैन मेक डिसीजंस कैन नॉट मेक द डिसीजन यूनिलैटरली। श्रीलंका की बात करूं, क्या होगा बताऊंगा। श्रीलंका में क्या होगा, याद करो, याद करो। श्रीलंका में सिचुएशन अलग थी। वहां पे सिंधाला गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और जितना भी कंट्रोल था, वो सारा का सारा कंट्रोल सिंधाला के पास था। कोई भी रूल पास करना है, कोई पॉलिसी पास करनी है, कोई लॉ पास करना है, सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सिंधाला कम्युनिटी के पास था, क्योंकि गवर्नमेंट सिंधाला कम्युनिटी की थी। उसमें जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो सारे के सारे सिंधालास थे। तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंधालास के बारे में सोच रहे थे। श्रीलंकन तमिल्स के बारे में नहीं सोच रहे थे। तमिल्स को लोग गिन ही नहीं रहे थे, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन वही चीज बेल्जियम में नहीं हुई। बेल्जियम में जो गवर्नमेंट फॉर्म करी गई, उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी के लोग रहे। इससे क्या होगा? जितने भी रूल्स या जितने भी लॉस पास करे जाएंगे, उसमें डच एंड फ्रेंच दोनों कम्युनिटी के लोगों की सहमति होगी कि हाँ, इसे पास किया जाए, तो ही वो रूल या डिसीजन पास किया जाए। मतलब किसी भी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होगी। समझ में आया? ये बहुत ही स्मार्ट मूव था जो बेल्जियम ने किया। ठीक है? Many power of the central government has been given to the state government of the two regions of the country. अब दूसरा चेंज उन्होंने क्या करा? दूसरा चेंज उन्होंने करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, वो उठा करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया। मतलब जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है ना, उन्हीं की कुछ पावर्स को, कुछ पावर्स को, सारी पावर्स नहीं, कुछ पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के पास किया गया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है, तुम्हें देखो, जैसे अभी हमारी इंडिया है, जो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या हर एक स्टेट गवर्नमेंट भी उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है? क्या कहा? मैंने कहा, क्या इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, उसमें जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई है, क्या वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स बीजेपी की गवर्नमेंट है?
क्योंकि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो बीजेपी है, राइट? वो तो बीजेपी है, एनडीए है। तो क्या जितने भी स्टेट हैं उनमें जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, क्या वो सारी गवर्नमेंट्स बीजेपी को बिलोंग करती है? क्या वो बीजेपी की पार्टी की है? नहीं। कुछ कांग्रेस की भी है, कुछ आम आदमी पार्टी की भी है। तो अगर डिफरेंट पार्टीज हैं यहाँ पे, तो इस वजह से जो पावर है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पास करा गया। इससे क्या हुआ? इससे जितना भी पूरी कंट्री में कंट्रोल है, वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगा, जो कि कांग्रेस की है एंड आम आदमी पार्टी है, उनके पास भी पावर होगी। समझ में आया? ये चीजें यहाँ पे लागू कर ली। ये दूसरा कानून था जो लागू करा। अब तीसरे बारे में बात करते हैं। ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्राजील क्या है? कैपिटल, कैपिटल सिटी किसकी? बेल्जियम की। बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल सिटी कौन सी है? ब्राजील से। वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी गई, in which both the communities have an equal representations. The French-speaking peoples accepted equal representations in Brazil because the Dutch-speaking communities has accepted equal representations in the central government. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? जल्दी जल्दी लिखते हैं। वो बोल रहा है कि ब्राजील की कैपिटल सिटी है, ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, वहां पे एक अलग से गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, है ना? और वहां पे ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करी गई जिसमें बोथ फ्रेंच एंड डच बोलने वाले लोग रहेंगे, डच कम्युनिटी के। जैसे कि हमने देखा कि वहां पे ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है एंड डच बोलने वाले लोग कम रहते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए। इस वजह से एक सेपरेट गवर्नमेंट ब्राजील में फॉर्म की गई, और वहां पे ना डच एंड फ्रेंच बोलने कम्युनिटी के दोनों कम्युनिटी के लोगों को इक्वली रिप्रेजेंटेशन दी गई। और इस पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ने इस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करा, एंड डच कम्युनिटी ने भी इस रिप्रेजेंटेशन को इक्वली एक्सेप्ट किया। समझ में आया? बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स में क्या है, जरा सोचो, जरा दिमाग में जोर डालोगे तो मैं एक चीज, एक कंक्लूजन में पहुंचूंगा। ये तीनों पॉइंट्स में ना एक ही चीज होगी, पावर का शेयर होना। क्या हो रहा है इन तीनों पॉइंट्स में? पावर का शेयर होना, पावर शेयरिंग हो रही है। देखो जो पहला पॉइंट हमने देखा, जहां पे एक ही सेंट्रल जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें डच एंड फ्रेंच दोनों कम्युनिटी के लोग होंगे। मतलब जो पावर मिल रही है, जो पूरी गवर्नमेंट को पावर मिल रही है, वो डच के पास भी जा रही है और वो फ्रेंच के पास भी जा रही है, पावर शेयरिंग। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ना, उस पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बांटा गया है, पावर शेयर हो रही है। और मैं तीसरा पॉइंट हमने देखा कि ब्राजील में सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और वहां पे भी जो पावर है वो डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी के पास दी गई, पावर डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी को दी गई। बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स में एक ही चीज निकल रही है, पावर शेयर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने फॉर्म करा। इसमें बेसिकली उन्होंने ना बेल्जियम के अंदर एक नई टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म करी, जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, हमने देखा पंचायत भी होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज भी होती है, लोकल गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक कुछ नया कंसेप्ट है। Apart from the central and state government, there is a third kind of a government, जिसका नाम था community government. It is elected by the peoples belonging to one language community, जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच हो गया या जर्मन स्पीकिंग, no matter where they live, this government has the power regarding cultural, educational and the language related issues. मतलब कि जिसे हम इंडिया में गांव देहात में पंचायत बोलते हैं ना, कि एक गांव है जहाँ पे थोड़े ही लोग रह रहे हैं, कुछ लोग रह रहे हैं, उन्होंने आपस में ही मिला करके एक पंचायत फॉर्म कर दी है। उनका एक सरपंच है, हेड है, जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से बेल्जियम में क्या हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पे वो लोग अपने ही लैंग्वेज के ग्रुप्स में के लोगों के साथ, अपने ही लैंग्वेज के लोगों के साथ एक ग्रुप बनाएंगे,
एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोगों के साथ उनका साथ देंगे। मतलब बेसिकली अगर डच लैंग्वेज वाले लोग हों, तो जितने डच लैंग्वेज वाले पीपल्स हैं ना, वो लोग एक ग्रुप बनाएंगे और एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि डच पीपल्स के लिए है। अब वो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि जो डच पीपल्स हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो इनके कल्चर्स हैं, इनके जो फेस्टिवल्स आएंगे, कल्चर्स आएंगे, इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करना और इनके लिए एक आवाज बनना, इनकी आवाज उठाना। ठीक है, अगर डच पीपल से कुछ गलत हो रहा है, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होगी ना, वो डच पीपल्स के लिए आवाज उठाएगी कि यार हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब डच कम्युनिटी की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच कम्युनिटी की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन कम्युनिटी की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए आवाज उठाएगी। ठीक है, अगर कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कल्चरल इशू है, एजुकेशन है, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है, इसके ऊपर आवाज उठाएगी, है ना, और न्याय दिलाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ चार चीजें थी। अब इन चारों चीजों में हमने एक ही चीज नोटिस करी, पावर का शेयर, पावर का शेयर, पावर का शेयर हो रहा है। ठीक है, पावर ही शेयर हो रही है, इसे कभी नोटिस करें। You might find that Belgian model is very complicated. It indeed is very complicated even for the people living in Belgium. Second, but this arrangement has worked so well. They help to avoid still strife between the two major communities and a possible divisions of the country on linguistic lines. And when many countries of the Europe come together to form a European Union, Brussels was chosen as its headquarters. क्या कहना है ये सब चीजों? ये कह रहा है कि भाई जो बेल्जियम ने मॉडल चूज करा ना, जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने करा, जो चार अमेंडमेंट्स लेकर आए बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चार चेंजेस लेकर आए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, बहुत ही बहुत सारी नई चीजें थी, जो अब तक किसी ने करी नहीं। यूरोप में तो किसी कंट्री ने नहीं करी, लेकिन बेल्जियम ने ये चीजें अपनाई, ये पावर शेयरिंग अपनाया। और इस वजह से क्या हुआ, जो प्रॉब्लम्स, ये जो टेंशन्स क्रिएट हो रही थी डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो क्रिटिक्स क्रिएट हो रहे थे, जो वॉर हो सकती थी, उस वॉर को रोका गया, है ना, ये चेंजेस लाए गए। और इन चेंजेस की वजह से डच एंड फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स दिए गए। इस वजह से क्या हुआ, किसी भी कम्युनिटी को ऐसा फील नहीं हुआ कि हम इग्नोर हो रहे हैं, या हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, या जो फैसिलिटीज दूसरी कम्युनिटी को मिल रही है वो हमें मिल नहीं रही। सिमिलरली जैसे श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, सिंघालास ने सारी फैसिलिटीज सिंघाला कम्युनिटी के लिए रखी और तमिल्स को कुछ नहीं मिला। इस वजह से तमिल्स को पार्शियलिटी फील हुई, उन्हें एक इग्नोरेंस सा फील हुआ, उन्हें बुरा फील हुआ, उन्हें हर्ट सा फील हुआ कि हमारी कंट्री में ही हमें पावर नहीं मिल रहा। समझ में आया? लेकिन यही चीज बेल्जियम में नहीं हुई। डच और फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी के साथ इक्वल व्यवहार किया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई, है ना। मतलब कि जो टैलेंटेड है, काम उसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई तू डच बोलने वाला है, तू मेजोरिटी कम्युनिटी का है, तेरे को काम मिलेगा। ऐसा नहीं था, भले ही कितना ही ज्यादा टैलेंट क्यों ना हो फ्रेंच बोलने वाली कम्युनिटी के साथ, तो भी काम किसे मिलेगा, डच बोलने वाले लोग। पर ऐसा यहाँ पे नहीं था। ये साथ वहाँ पे श्रीलंका का, ये श्रीलंका के केस में था, बट सिंघाला सिंघाला और तमिल तमिल के केस में। लेकिन यही सेम चीज बेल्जियम के केस में नहीं थी। डच एंड फ्रेंच बोलने वाले लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई। इस वजह से जो लड़ाई, जो झगड़े या फिर जो सिविल वॉर यहाँ भी हो सकती थी, उसे रोका गया। उसे बड़े प्यारे तरीके से सिर्फ चार चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड चार ऐसे नए कानून लागू किए कि पूरी की पूरी जो टेंशन्स थी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, उसे रोक दिया गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस वजह से जो लड़ाई हो सकती थी उसे अवॉइड किया गया। राइट, जो हजारों मासूम लोग मारे जा सकते थे श्रीलंका की तरह, वैसा नहीं हुआ। यूरोप केम इनटू द फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन। जब देखो, यूरोप
में जितनी कंट्रीज थी ना, उन्होंने अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाया है। ठीक है, सारी यूरोप की कंट्रीज का एक यूरोपियन यूनियन है। और उनका जो हेडक्वार्टर है ना, वो बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर सिचुएटेड है। ठीक, इतनी बात बताइए, उसको याद करना। एक और चीजें दी गई हैं। अच्छा, अब हम लोग इन दो सिचुएशन से क्या समझते हैं, क्या सीख लेते हैं? अरे भाई, जितना मैं तुम लोग को समझाया ना, बस ये वही चीज बताइए। देखो, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? देखो, इनकी स्टोरीज हम क्या समझते हैं? स्टोरीज है ना, इन दोनों सिचुएशन से, ये दोनों कहानियों से हमें एक ही मुद्दा समझ में आता है कि श्रीलंका एंड बेल्जियम दोनों तो थे डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दोनों ने डेमोक्रेसी अपनाई थी। एज सिमिलर, इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। लेकिन बेल्जियम ने क्या करा? बेल्जियम ने डच को और फ्रेंच दोनों को इक्वल राइट्स दी और सच वाली डेमोक्रेसी अपनाई, है ना, और उसे फॉलो भी किया। कुछ चेंजेस करे उनकी गवर्नमेंट ने, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल राइट्स दिए, पावर को शेयर करा, और इसी वजह से वहां पे सब सुख और शांति में रह सके। वहीं पे अगर हम श्रीलंका की कहानी समझें, तो वो भी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, लेकिन सिंहालाज ने एज सच कोई लॉ निकाला ही नहीं। एज सच कोई सिंहाला गवर्नमेंट ने इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज, है ना, और जो एक सम्मान है, वो तमिल को दिया ही नहीं, तमिल कम्युनिटीज को दिया ही नहीं। इस वजह से तमिल कम्युनिटीज को अपने ही कंट्री में खुद गुस्सा फील होने लगे, घुटन सी फील होने लगी अपनी ही कंट्री के अंदर, जहां उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा है। और इसी वजह से टेंशन क्रिएट हुई, एंड एंड में एक ऐसा अंजाम हुआ, एक सिविल वॉर हुई, जो बेल्जियम ने अवॉइड करी, लेकिन श्रीलंका में हो गई, और उसमें हजारों लोग मारे। As simple. Both are democracies, yet they deal the question of power sharing. वही चीज, बेसिक सी बात है, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग अपनाई, लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं अपनाई गई, और हेंस हम सब रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and their religions. Such a realizations resulted in a mutual acceptable arguments arrangements for sharing power. कहने का मतलब है power sharing, सिर्फ और सिर्फ power sharing. Whereas Sri Lanka shows as a contrasting example, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share the power, it can undermine the unity of the country. मतलब कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी कम्युनिटी है, अगर वो एक माइनॉरिटी के ऊपर वो दबदबा बनाएगी, उनसे पार्शलिटी करेगी, पावर को शेयर नहीं करेगी, जितनी फैसिलिटी, जितनी भी सब कुछ सुख सुविधाएं अगर वो खुद ले लेगी, और यूनिटी, एक भाईचारा नहीं बनाए रखेगी, तो एंड में जो अंजाम होगा वो श्रीलंका में देखेंगे। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी के साथ हमने चैप्टर को, मैं कहता हूँ हमने हाफ ऑफ द चैप्टर, हमने हाफ ऑफ द चैप्टर इसी के साथ कवर कर लिया दोस्तों। इसी के साथ हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया दोस्तों। क्या हो सकेगा? क्या आप बोलते हो सब लोग? हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया है, और अब हम लोग फाइनली चैप्टर के अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब हमने दो कहानियों को लेकर के, बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों को समझ करके, हमने समझा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है एक डेमोक्रेसी के अंदर, यूनिटी किस तरीके से बनाई जा सकती है। ये चीजें हमने दो कहानियां, दो डिफरेंट कंट्रीज की कहानियों को समझा, और देन हमने इस पूरे कंक्लूजन पे पहुंचे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे जाने वाले हैं, जहां पे हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग इस चैप्टर के अगले पड़ाव पर समझने वाले हैं, जो कि एक तरीके से बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम लोग कल के दिन समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में, आज के इस डे 6 के अंदर, ठीक है, आज के इस डे 6 के अंदर हम लोग ने यहाँ तक चीजें समझ ली है, और हमने डे 6 के अंदर हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया। अब बाकी का चैप्टर है, हम उसे खुद ही कवर कर सकते हैं, उस बाकी चैप्टर में
हमें वही चीज़ें बस रिपीटेडली बताई गई हैं अबाउट दी श्रीलंका और बेल्जियम। इसके बारे में अगर तुमने अच्छे से समझ लिया होगा, तो बाकी के चैप्टर के अंदर हमें उन्हीं कांसेप्ट्स का यूज़ करके चीज़ों को समझना है एंड बहुत ईज़ी चैप्टर होने वाला है। ठीक है? हम मिलते हैं आपसे अब डे 7 पे अगले दिन में। ठीक है? अगर तुम्हें यहाँ तक लेक्चर देखा है तो फटाफट से जाओ डे 6 से 10 मार दो कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना? चलिए ठीक है? एंड कोई भी अपडेट चाहिए हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जॉइन कर लेना फटाफट से। वहाँ सारे के सारे अपडेट्स तुम्हें मिल जाएंगे। उसी के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं अगले दिन में डे 6 देख रहा होगा तुम लोग को यहाँ पे। मिलते हैं अगले दिन में, कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।